गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सी आर्यन गुप्ता और मैं आज आप लोग के सामने आया हूँ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिवीजन वीडियोस को लेकर। क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो पहले आप लोग जानते हैं 11th क्लास में था, 12th क्लास में था नहीं। तो 11th क्लास में जब था तो स्टूडेंट्स क्या करते थे, इसे पढ़ते थे, समझते थे, भूल जाते थे, काम चल जाता था। लेकिन अब क्योंकि यह 12th क्लास में आ गया है तो हमें क्या करना है, हमें इसे याद भी करना पड़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स तो आप समझ के आप निकाल सकते हैं, लेकिन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो केवल अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे हुए हो तो थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, याद आपको करना पड़ेगा। तो मैंने इसका एक सॉल्यूशन ढूंढा है। मैंने इसके रिवीजन वीडियोस मैंने सोचा है कि अपलोड कर दूं, वन शॉट वीडियोस जिसको आप कह सकते हैं रिवीजन वीडियोस, एक ही बात है। तो मैं आपके 8 चैप्टर्स जो पढ़ने हैं आप लोग को, 8 चैप्टर्स के 8 रिवीजन वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। सारे वीडियोस लगभग 40-45 मिनट से लेकर 1 घंटे का होगा। 1 घंटे में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, एक चैप्टर को। मेरी आप लोगों से यही अपील होगी कि आप क्या करें, आप इन सारे वीडियोस को एक बार डाउनलोड कर लें अपने यूट्यूब में और डाउनलोड करके इसको बार बार सुनते जाएँ ताकि रिवीजन इसी से होते जाए। एक बार आपका इससे रिवीजन हो जाएगा, फिर आप नोट्स वगैरह पढ़ेंगे जिस भी टीचर से आपने क्लासेज लिए, तो आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। इसी के साथ चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब हमारे देश में आज़ादी के शाम हमारे देश में क्या स्थिति थी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, इंडियन इकोनॉमी का स्टेट क्या था जिस दिन हम आज़ाद हुए। तो बारी बारी से हम इसमें हर एक टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश रूल। सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में क्या स्थिति थी। तो देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में क्या सिचुएशन था, इसको हम 3 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला है प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, दूसरा है एग्रेरियन इकोनॉमी, तीसरा है वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। मतलब इसका यह हुआ कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारा देश जो है वो प्रॉस्पेरस था। प्रॉस्पेरस का मतलब है समृद्धशाली था। मतलब हमारे देश में गरीबी उतनी नहीं थी जितना आज आप देखते हैं या जितना हमारे देश को गरीब बना दिया गया। तो अंग्रेजों के आने से पहले हमारा देश जो है वो बहुत ही विकसित देशों में एक आता था, एक माना जाता था। दूसरा एग्रेरियन इकोनॉमी, इसका मतलब है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन था वो एग्रीकल्चर का था। मतलब हमारे देश में मेजॉरिटी लोग जो होते थे वो एग्रीकल्चर करते थे। आप बुक में देखिएगा डेटा, अराउंड 2/3 पीपल जो है वो आज़ादी के पहले एग्रीकल्चर में इंगेज थे। तीसरा वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। और एक और जो इम्पोर्टेंट फीचर है हमारे देश का अंग्रेजों के आने से पहले, वो ये है कि अंग्रेजों के आने से पहले क्या हुआ कि हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छी थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का मतलब होता है वैसी इंडस्ट्रीज जिसमें आप जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो हाथों से बनाते हैं। हस्तशिल्प कला इंडस्ट्रीज, जैसे आपने कॉटन के कुछ आइटम्स बना लिए, कपड़े बना लिए, सिल्क के बना लिए, किसी लकड़ी से कुछ आइटम्स बना लिए, बांस से बना लिए। मतलब ऐसे हाथों से अगर आप कोई कारीगरी करके कुछ सामान बनाते हैं उसको कहा जाता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो हमारे देश में अंग्रेजों के आने के पहले की स्थिति यह थी कि हमारा देश प्रॉस्पेरस था, एग्रेरियन था और हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है वो काफ़ी फेमस थी। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? इसके बाद वाला पॉइंट देखते हैं, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर हमें बताया जा रहा है कि जिस दिन हम आज़ाद हुए उस दिन हमारे देश में एग्रीकल्चरल सेक्टर का क्या सिचुएशन था, क्या स्टेट था, एग्रीकल्चर कैसे हो रहा था। तो इसके जो पॉइंट्स है वो ज़रा देखिए। लो प्रोडक्टिविटी, हमारे देश में जो एग्रीकल्चर था उसका फीचर क्या था? उसका फीचर था लो प्रोडक्टिविटी। मतलब जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स उगते थे फील्ड्स में वो उतने ज़्यादा नहीं उगते थे। प्रोडक्शन पर हेक्टेयर जो है वो काफ़ी कम था। दूसरा है हाई वल्नरेबिलिटी। हमारे देश का जो एग्रीकल्चर था आज़ादी के समय वो पूरी तरह से मॉनसून्स पे डिपेंडेंट था। मॉनसून्स का मतलब होता है कि नेचुरल बारिश जो है उस पर डिपेंडेंट था। अगर किसी साल बारिश अच्छे से हुई तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो सब बढ़िया है, ठीक है, फसल अच्छे से उगेगी। लेकिन अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो बाढ़, बारिश कम हुई तो सूखा। दोनों ही केसेस में
हमारे देश में एग्रीकल्चर की स्थिति जो है वो खराब हो जाती थी। तीसरा, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। तीसरी हमारे देश में एग्रीकल्चर को लेकर जो प्रॉब्लम थी वो यह था कि हमारे देश के जो किसान लोग थे उनके पास जो ज़मीन का टुकड़ा था वो काफ़ी छोटा छोटा था। काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े ज़मीन के थे उनके पास जो उनके ओनरशिप में थे और वो लोग उसी पे खेती करते थे। प्लस सिर्फ छोटे टुकड़े ही नहीं थे, मतलब उनके पास जो भी लैंड एरिया था वो कुछ लैंड एरिया यहाँ पे था, कुछ लैंड एरिया उससे थोड़ा दूर पे था। तो दोनों जगह एग्रीकल्चर के कामों को कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था, उससे संबंधित ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन पर हेक्टेयर जो है वो कम था। हाई वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि हमारे देश का एग्रीकल्चर जो है पूरी तरह से केवल और केवल बारिश पे ही डिपेंडेंट था। और तीसरा है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, कि हमारे देश के किसानों के पास जो ज़मीन था, जो लैंड का एरिया था, वो छोटे छोटे टुकड़ों में था बटा हुआ और प्लस अलग अलग मतलब तितर बितर टाइप का था। कुछ स्कैटर्ड था, थोड़ा एरिया यहाँ पे है ज़मीन का, कुछ एरिया दूसरे जगह है। तो ऐसे में एग्रीकल्चर कर पाना सारे एरियाज़ पे अच्छे तरीके से बड़ा इम्पॉसिबल टाइप का टास्क हो जाता था। थर्ड टॉपिक जो इस चैप्टर में है वो ये है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे देश का एग्रीकल्चर जो है इतना सफ़र हो रहा था। हमारे देश के एग्रीकल्चर में इतनी खराब स्थिति थी एग्रीकल्चर की, ऐसे कौन कौन से रीजन है उसके पीछे। पहला है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। देखिए, जमींदारी सिस्टम का मतलब आप लोग समझते होंगे, मेन क्लास जब भी आप कर रहे होंगे तो जमींदारी सिस्टम आपने ज़रूर पढ़ा होगा। जमींदारी सिस्टम का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि कुछ लोगों को अपॉइंट कर देते थे जमींदार, और उनसे कहा जाता था कि आप किसानों से जाइए, उनसे लगान वसूल करके लेके आइए, टैक्स कलेक्ट करके लेके आइए, और फिर इन जमींदारों को जो है एक फिक्स्ड डेडलाइन दे दिया जाता था कि अगर आपने इस डेडलाइन तक टैक्स लेकर आ गए आप तब तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा क्रॉस किया लिमिट, ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड अगर आपका हुआ, तब आप समझ जाइए आपकी नौकरी खतरे में है। तो अब बेचारे जमींदार लोग वो क्या करते थे, वो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में किसानों का शोषण स्टार्ट कर दिए। वो किसानों से टैक्स कलेक्ट करने के अलग अलग तरीके अपनाने लगे, जिसमें बहुत सारे तरीके ऐसे थे जो थोड़े से एक्सप्लॉयटेटिव नेचर के थे। तो पहला रीज़न जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इतना सफ़र हो रहा था वो था लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, जिसको ज़मींदारी सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अंग्रेज़ों ने एक बहुत ही दोहरी नीति अपनाई हमारे देश में। वो नीति क्या थी, उन्होंने हमारे देश में क्या किया, अगर किसानों से कहा कि अगर आप अनाज उगाएंगे, फूड ग्रेन्स उगाएंगे, तो आपके अनाज का जो वैल्यू है, आपके पैदावार जो आपने खेतों में किया है उसका वैल्यू आपको कम मिलेगा, मार्केट में रेट कम मिलेगा। लेकिन वही अगर आप कैश क्रॉप्स उगाएंगे, कमर्शियल क्रॉप्स उगाएंगे, तो आप उसको मार्केट में ज़्यादा दाम पे बेच सकते हैं। फूड ग्रेन्स हो गए जैसे वीट, राइस, ठीक है। कैश क्रॉप्स हो गए जैसे कैश्यू नट होता है, जैसे स्पाइसेस होते हैं, टी कॉफ़ी होता है, ठीक है। तो किसानों को उन्होंने कहा कि आप क्या कीजिए, आप अनाज मत उगाइए, आप केवल और केवल ये सारे चीज़ों को उगाइए, काजू किशमिश उगाइए, ठीक है, मसालों का उत्पादन कीजिए, कॉटन का उत्पादन कीजिए, इंडिगो, नील की खेती कीजिए, इन सब चीज़ों का आप खेती कीजिए। अब हुआ क्या कि सारे किसान लोग जो हैं वो इन्हीं सब का खेती करना शुरू कर दिए। जब सारे किसान लोग क्या किए कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को छोड़ के, फूड ग्रेन्स को छोड़ के कैश क्रॉप्स का ही कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिए, तो अब आप समझिए कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का कल्टीवेशन करने वाले लोग तो कम हो गए। तो जैसे ही एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का कल्टीवेशन करने वाले लोग कम हो जाएंगे, हमारे देश में क्या होगा, हमारे देश में अनाज का अकाल पड़ने लगेगा। तो सेकेंड पॉइंट में यही चीज़ है कि क्योंकि हमारे देश के किसान लोग फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, वो लोग केवल और केवल कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से हमारे देश में फूड ग्रेन्स का शॉर्टेज हो गया। और शॉर्टेज ऐसा हुआ कि कई बार हमारे देश में तो फेमाइंस भी आ जाती थी, अकाल भी पड़ जाते थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। हमारे देश में प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी कम था।
प्रोडक्शन पर हेक्टेयर को कहा जाता है प्रोडक्टिविटी, मतलब हमारे देश में लोग उत्पादन जो करते थे कृषि उत्पादों का वो काफ़ी कम करते थे। फोर्थ पॉइंट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। हमारे देश में क्या हुआ, पार्टीशन जो हुआ उससे हमें नुकसान ही हुआ है। बहुत ही हाईली फर्टाइल एरिया जो था हमारे देश का वो अलग अलग जगह बट गया। कुछ हाईली फर्टाइल लैंड जो है वो पाकिस्तान चला गया, कुछ हाईली फर्टाइल लैंड बांग्लादेश चला गया। बांग्लादेश भी उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान नाम से जाना जाता था। पंजाब हरियाणा का जो एरिया है जो इंडिया में हाईली फर्टाइल है, उसका मेजॉरिटी हिस्सा जब अनडिवाइडेड इंडिया का था तो वो पाकिस्तान में चला गया। जो 5 नदियों का समूह आप लोग जानते हैं, रावी, चेनाब, झेलम, सतलज, इंदस, ये सारी नदियाँ जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा, आपको समझिएगा कि उनका ज़्यादा एरिया कवर करती है। इस वजह से पाकिस्तान का जो पंजाब हरियाणा वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा फर्टाइल है। हमारे देश में क्या हुआ, हमारे देश में से ये एरिया जो है वो छिन गया और बहुत ही ज़्यादा जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ जो है, जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ का मतलब होता है जहाँ पे आप जूट का उत्पादन करते हैं, वो चला गया बांग्लादेश। बंगाल का बहुत ही लार्ज एरिया जूट प्रोड्यूस करता था, वो डिवाइड होके बांग्लादेश में चला गया। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे देश में एग्रीकल्चर जो है वो पिछड़ा हुआ था। पांचवा, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हमारे देश में जो अंग्रेज़ लोग थे वो हमारे देश में एग्रीकल्चर पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किए। एग्रीकल्चर के बारे में वो लोग सोचे ही नहीं, एग्रीकल्चर को लेके वो लोग बिल्कुल ही इनडिफरेंट थे। उन्होंने एग्रीकल्चर के भलाई में कुछ किया ही नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि थोड़ा सा इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा करवा देते, कहीं पे डैम वगैरह बनवा देते, कहीं पे नहर बनवा देते, तो ऐसा कोई काम इन्होंने, अंग्रेज़ों ने नहीं किया। तो ये पांचों रीजन्स ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारे देश का एग्रीकल्चर का जो है बेड़ा गर्क हो गया। कौन कौन से रीजन्स हैं आप लोग पॉइंट से में याद कीजिए। जमींदारी सिस्टम, उसके बाद एक कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लो प्रोडक्टिविटी, पार्टीशन की वजह से हमारे देश में जो नुकसान हुआ वो, और लास्ट है स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की कमी। अब क्योंकि एग्रीकल्चर का बात कंप्लीट हो गया, अब हमें देखना है हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज़ थी उनका क्या सिचुएशन था। तो आइए इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी जानते हैं। स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहला है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। हमारे देश की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, जो अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत ही बूम कर रही थी, पूरे विश्व में उसका नाम था। आप लोग सुने भी होंगे कि हमारे देश में जो सिल्क के कपड़े बनते थे वो इतने फाइन क्वालिटी के सिल्क के होते थे कि आप उसको एक अंगूठी में से पास करा सकते थे। तो इतना हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारे देश में बनता था। अंग्रेज़ों ने आने के बाद क्या किया, धीरे धीरे उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। बुक में आप लोग देखिएगा, इसको एक टर्म दिया गया है, इस टर्म को हम एक नाम देते हैं, उसको कहा जाता है सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब धीरे धीरे पूरे प्लानिंग के साथ हमारे देश की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया गया। उसके बाद देखिए एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब देखिए जैसे ही हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म हो गई तो उससे होगा क्या कि जो भी कारीगर लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होंगे वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो जब वो लोग बेरोजगार हो गए तो उन लोगों ने क्या किया, वो लोग वापस आ गए अपने अपने गांव और अपने अपने गांव आकर वो फिर से खेती करना स्टार्ट कर दिए। तो खेती करना जब स्टार्ट कर देंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोग भी, तो समझिए क्या होगा, एग्रीकल्चर कर रहे लोगों पर, एग्रीकल्चर कर रहे लोगों में अचानक से बहुत ज़्यादा लोग ऐड हो जाएंगे। तो जितने लोग ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे यहाँ इंगेज्ड थे उसमें अब ये लोग भी आ जाएंगे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद हो जाने की वजह से बेरोजगार हो गए। तो एग्रीकल्चर पे लोड काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग आपको दिखेंगे खेतों में काम करते हुए, लेकिन फ़ायदा उससे कुछ हो नहीं रहा था। तो आप लोग यहाँ पे बुक में पढ़िएगा, यहाँ पे एक और टर्म लिखा हुआ है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आपको दिखेंगे एग्रीकल्चर में काम करते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा, लेकिन प्रोडक्टिविटी तो बढ़ नहीं रहा है। तो हो क्या रहा है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एक यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल रहा था हमारे देश में। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, कैपिटल गुड्स का मतलब होता है ऐसी इंडस्ट्रीज जो अपना जो प्रोडक्ट बनाती है उस प्रोडक्ट को दूसरी कंपनियां खरीदती हैं और फिर उसके मदद से वो अपने प्रोडक्ट्स को बनाती है।
मतलब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का मतलब होता है एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसी इंडस्ट्री जिनके प्रोडक्ट के मदद से दूसरी कंपनियां अपना प्रोडक्ट बनाती हैं। बेसिकली ये हेवी इंडस्ट्रीज होती हैं जो बड़े बड़े मशीनों को बनाती हैं और इन मशीनों को खरीद के दूसरी कंपनियां ले जाती हैं और उन मशीनों से अपने चीज़ों का उत्पादन करती हैं। ये होता है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। तो हमारे देश में क्या था, इंडस्ट्रीज़ में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वैसी कोई थी ही नहीं। अब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं रहेंगी तो हमारे देश में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज ही नहीं है, तो बड़ी बड़ी मशीनें नहीं बन रही। अब बड़ी बड़ी मशीनों के मदद से जो इंडस्ट्रीज काम करेंगी वो भी नहीं आएंगी, तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज हमारे देश में उस टाइम नहीं थी। चौथा है लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जब हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को आप ख़त्म कर देंगे, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को आप आने नहीं देंगे, तो हमारे देश में आपको क्या लगता है जीडीपी का कंट्रीब्यूशन, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज का क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा? बहुत कम होगा। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है कि आज़ादी के समय हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो काफ़ी कम था। पांचवा नंबर देखिए, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का मतलब है कि हमारे देश में उस टाइम कुछ चीज़ें सरकारी थी, लेकिन सरकारी चीज़ें जो भी थी, सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस जो भी थे, वो लोग बहुत ही लिमिटेड थे। एक रेलवेज था सरकारी, एक पोस्ट ऑफिस था सरकारी, कुछ और डिपार्टमेंट सरकारी होंगे तो होंगे, बाकी और कोई आइटम इसमें हमारे देश में गवर्नमेंट ने उस टाइम कुछ नई इंडस्ट्रीज़ को स्थापित किया नहीं था, इस्टेब्लिश किया नहीं था। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कहानी है ये आप लोग को अब याद हो जाना चाहिए। सबसे पहला कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर दिया गया। दूसरा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म करने से क्या नुकसान हुआ, किसान मतलब जो कारीगर लोग वहाँ से अनएम्प्लॉयड हो गए, वो क्या करने लगे, वो लोग आके खेती करने लगे, खेती पे अचानक से बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया। फिर हमारे देश में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं थी जिनकी मदद से हम दूसरी इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्शन को बूस्ट करा पाएँ, वो चीज़ नहीं था। चौथा है लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ का बहुत ही कम था। और पांचवा है कि हमारे देश की जो पब्लिक सेक्टर थी, जो सरकारी संस्थाएं थी, वो बहुत ही सीमित थी। सीमित का मतलब बहुत ही लिमिटेड एरिया में ऑपरेट कर रही थी, ज़्यादा अभी तक हमारे देश में सरकारी संस्थाएं आई नहीं थी। तो आपको ये 5 पॉइंट्स जो है वो याद करने हैं। इसके अंदर के जो एक्सप्लेनेशन है वो आप खुद से लिख सकते हैं। ये सारे बुलेट पॉइंट्स है, बस आपको इनको याद करना है। अब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के बाद है हमारे देश का फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड हमारे देश का जो है वो बड़ा ही सिंपल है। देखिए क्या है फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला पॉइंट, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। हमारे देश का जो फॉरेन ट्रेड था उसकी कहानी क्या है, वो हमारे देश में अंग्रेज़ों ने हमें क्या बना दिया था, हमें बना दिया था प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्टर और फिनिश प्रोडक्ट्स का इंपोर्टर। हमारी हैसियत बस इतनी की ही रह गई थी कि हम क्या करेंगे, प्राइमरी प्रोडक्ट्स मतलब कच्चा सामान, रॉ मटेरियल्स, इसको एक्सपोर्ट करेंगे और वहाँ पे की इंडस्ट्रीज़ में जो फिनिश्ड गुड्स बनेंगे उसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो पहला जो हमारा फॉरेन ट्रेड का कहानी है वो यही है कि हमारे देश में हमें बना दिया गया एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स और इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। दूसरा, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। हमारे देश की मैक्सिमम जो फॉरेन ट्रेड थी वो हम केवल और केवल अंग्रेज़ों के साथ करते थे। मतलब 50% से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड, विदेश में जो भी हमारा व्यापार होता था वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ होता था। उसके बाद का जो रिमेनिंग पार्ट बच गया वो होता था चाइना, सिलोन और पर्शिया के साथ। चाइना का तो नाम पहले भी चाइना ही था, सिलोन का मतलब है श्रीलंका, पर्शिया का मतलब है ईरान। तो हमारे देश का मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेन ट्रेड सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ हो रहा है। बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो हो रहा है चाइना, श्रीलंका और ईरान के साथ। थर्ड नंबर, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब देखिए हो क्या रहा था कि हमारे देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सारा कंट्रोल तो अंग्रेज़ों के पास था। तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल। तो अंग्रेज़ों को क्या हो रहा था, अंग्रेज़ों को फ़ायदा हो रहा था, ठीक है। एक्सपोर्ट काफ़ी भर भर के कर रहे थे, इंपोर्ट मंगा रहे थे, अंग्रेज़ों को फ़ायदा हो रहा था। अब यह जो फ़ायदा अंग्रेज़ों को हो रहा था तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इस फ़ायदे से वो लोग क्या करते थे, 2 काम करते थे। पहला,
जो यहाँ पर उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन बना के रखा है, एक कंट्रोल बना के रखा है इंडिया में, उसके लिए जितने लोगों को इन्होंने अपॉइंट किया हुआ था उन सब की सैलरीज देना, उन सब का पेमेंट करना, एक तो काम ये करते थे। दूसरा, जो हमारे देश के लोग जो वॉर में लड़ते थे उसका भी खर्चा ये लोग उसी से पे करते थे। तो जो हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस हो रहा है उसका दो काम था। एक काम क्या था? एक काम था कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को पे करना, दूसरा काम था कि आप वॉर के एक्सपेंसेस को आप पे करें। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड की 3 बातें आपको याद रखनी है। पहला, हमें बना दिया एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। दूसरा, ब्रिटिशर्स ने हमारा फॉरेन ट्रेड जो है वो पूरी तरह से अपने कब्जे में कर रखा था। आधे से ज़्यादा तो फॉरेन ट्रेड हम अंग्रेज़ों के साथ ही करते थे, बाकी जो बच गया वो हम आसपास के पड़ोसी देश जैसे चाइना, श्रीलंका और ईरान के साथ करते थे। और हमारे देश से जो वेल्थ ड्रेन हो रहा था, हमारे देश के जो मिनरल्स जो बाहर जा रहे थे, मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स के रूप में जो बाहर जा रहे थे, इससे अंग्रेज़ों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। फ़ायदा इन द सेंस हो रहा था कि यहाँ से रॉ मटेरियल्स वो सस्ते में लेके जा रहे हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स महंगे में बेच रहे हैं, तो अंग्रेज़ों को तो फ़ायदा हो रहा है ना। अंग्रेज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें फ़ायदा हो रहा है, तो वो क्या करते थे, इस फ़ायदे का यूज़ करते थे यहाँ के कंट्रोल पे जो भी खर्चा हो रहा है इसको पे करने के लिए। और जो वर्ल्ड वार हुआ था, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, उसमें जो भी खर्चा आ रहा है उसको पे ऑफ करने के लिए ये यूज़ होता था। उसके आगे देखिए, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है कि डेटा रिलेटेड टू पॉपुलेशन। डेमोग्राफी का मतलब ही होता है डेटा रिलेटेड टू पॉपुलेशन। तो देखिए पहला क्या डेटा है, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। हमारे देश में जो बर्थ रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा था, जो डेथ रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा था। बर्थ रेट का मतलब होता है हर 1000 लोगों पे कितने लोगों का एडिशनल जन्म हो रहा है। डेथ रेट का मतलब होता है हर 1000 लोगों पे कितने लोगों की डेथ हो रही है। तो हमारे देश में बर्थ रेट जो है वो 48 था और डेथ रेट जो है वो 40 था। फिर आता है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हमारे देश में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि हर 1000 बच्चों में ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 साल की उम्र होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो हर 1000 बच्चों में हमारे देश में लगभग 218 बच्चे ऐसे होते थे जो 1 साल की उम्र होने से पहले ही मर जाएंगे। तो हमारे देश में मोर्टेलिटी रेट जो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो काफ़ी ज़्यादा था। अगला पॉइंट देखिए, लो लिटरेसी रेट। ओवरऑल लिटरेसी रेट वाज 16% वाइल फीमेल लिटरेसी रेट वाज 6%। हमारे देश में जो लिटरेसी रेट था, साक्षरता दर थी, वो काफ़ी कम था। केवल और केवल 16% साक्षरता दर था। और जो फीमेल्स का जो लिटरेसी रेट था वो तो और भी खराब था। फीमेल्स का लिटरेसी रेट केवल और केवल 6% था। चौथा पॉइंट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हमारे देश में उस टाइम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। अब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छे नहीं है, यहाँ के लोग वॉर में जा रहे हैं, यहाँ पे फेमाइंस आ रहा है, तो हमारे देश में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो काफ़ी कम था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि ऑन एन एवरेज इस देश के लोग कितने साल जिंदा रहते हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो काफ़ी कम था। बताया जा रहा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल और केवल 44 साल थी। मतलब अगर आप इंडिया में जन्म लेते हैं तो ऑन एन एवरेज आप 44 साल तक जिंदा रहेंगे। और पांचवा है पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़। अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं थे, अच्छे डॉक्टर्स नहीं थे, अच्छी नर्सेज नहीं थी, तो हमारा हेल्थ फैसिलिटी जो है उस टाइम बहुत ही पुअर था। तो डेमोग्राफी से रिलेटेड आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है? पहला, बर्थ रेट ज़्यादा था 48। दूसरा, डेथ रेट ज़्यादा था 40। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा था 218। उसके बाद आता है लिटरेसी रेट, बहुत ही पुअर था 16% एवरेज, फीमेल का 6%। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम था, 44 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी हमारे देश में। और हमारे देश का जो हेल्थ फैसिलिटी है वो बहुत ही पुअर था। यहाँ तक आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। आगे चलिए फिर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारे देश में जो लोग ऑक्यूपेशनल, कौन कौन से सेक्टर्स में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर्स कौन कौन से हैं। प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है।
तो इस पॉइंट में आपको यही पढ़ना है, इस टॉपिक में आपको यही जानना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में हमारे देश के कितने कितने % लोग एम्प्लॉयड हैं। पहला, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, 70 से 75% इन प्राइमरी सेक्टर, 10% इन सेकेंडरी सेक्टर एंड 15 से 20% इन सर्विस सेक्टर। हमारे देश में उस टाइम लगभग 70 से 75% लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में इंगेज थे, प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। 10 से 15% के करीब हमारे देश का पॉपुलेशन जो है वो था सेकेंडरी सेक्टर में, और 15 से 20% के करीब का पॉपुलेशन जो है वो सर्विस सेक्टर में था। दूसरा, रीजनल वेरिएंसेस। रीजनल वेरिएंसेस का मतलब है कि हमारे देश में आप देख रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 70 से 75% हर एक स्टेट में इक्वली प्रोपोर्शनल है। सीन क्या था? सीन ये था कि हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट था, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा डोमिनेंट थी। एग्रीकल्चर के डोमिनेंट होने का मतलब है कि वहाँ के लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पे अभी भी एम्प्लॉयड थे, अभी भी एग्रीकल्चर पे ही ज़्यादा फोकस्ड थे। और कुछ स्टेट्स ऐसे थे जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी के जो स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, ये सारे जो हैं स्टेट्स, इन स्टेट्स में क्या था, इन स्टेट्स में लोग एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर अब धीरे धीरे इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में ज़्यादा जा रहे थे। जबकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, यहाँ पे अभी भी लोग एग्रीकल्चर में ही ज़्यादा इंगेज्ड हो रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था आज़ादी के समय। तो पहला इसमें आपको जानना है रोड्स के बारे में। रोड्स के बारे में आपको जो जानना है वो ये है कि हमारे देश में सबसे पहली बात, ऑल वेदर रोड्स जो हैं वो कम थे। ऑल वेदर रोड्स का मतलब होता है कि वह रोड जो आपको हर समय साथ दे, कभी ख़राब ना हो, हर एक सीज़न में अच्छे से काम करते रहे, वो वैसे कम थे। दूसरा, अंग्रेज़ों ने जो रोड बनाया था उसके पीछे उनका मकसद ये था कि पहला था कि रॉ मटेरियल्स को आप गांव के दूर दराज एरिया से शहरों तक लेके आ सके, या अपने रेलवे स्टेशंस या अपने सी पोर्ट्स जो है वहाँ तक लेके आ सके, एयरपोर्ट्स तक लेके आ सकते और फिर वहाँ से एक्सपोर्ट कर दे। और जो उनकी आर्मी थी उसको मोबिलाइज़ कराने के लिए, पेट्रोलिंग कराने के लिए जो उनकी आर्मी थी उसको यूज़ किया जाए। तो रोड्स बनाने के पीछे उनका ये मकसद था। दूसरा, रेलवेज़ को डेवलप करने के पीछे क्या मकसद था वो समझ लीजिए। पहला मकसद था इनका टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द वास्ट इंडियन टेरिटरी। इंडिया जितनी बड़ी देश जो थी, अनडिवाइडेड इंडिया, उस पर कंट्रोल करना है आपको, तो आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो फास्ट होना चाहिए। रेलवेज़ जो आपको है वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे कि आप फास्ट स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। दूसरा, टू अर्न प्रॉफिट थ्रू फॉरेन ट्रेड। रेलवेज़ की मदद से क्या होता था कि हमारे विदेशी व्यापार जो है वो ज़्यादा बूस्टअप हो रहा था, क्योंकि अगर गांव से रॉ मटेरियल ज़्यादा क्वांटिटी में आप ट्रेनों पर लाद कर लेके आ रहे हैं सी पोर्ट के पास, एयरपोर्ट के पास, तो आप ज़्यादा फॉरेन ट्रेड को कमा पाएंगे, फॉरेन ट्रेड कर पाएंगे। टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया। इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया, ब्रिटिशर्स के पास जो सरप्लस पैसा बचा हुआ है उसका सही तरीके से प्रॉफिटेबली इन्वेस्टमेंट करना, यह भी उनका एक मकसद था। दूसरा है उसके बाद एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट वेयर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। हमारे देश का जो एयर ट्रांसपोर्ट था, वाटर ट्रांसपोर्ट था, वो उतना डेवलप्ड नहीं था। और तीसरा है इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम जो हमारे देश में लागू किया गया था, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, उसके पीछे रीज़न क्या था? उसके पीछे रीज़न था कि हम अपने यहाँ के पर्पसेस को फुलफ़िल करें, हम अपने यहाँ कंट्रोल का जो पर्पस है हमारा उसको पूरा करें। ये सारे आपको टॉपिक्स जानने थे इस चैप्टर में। और एक लास्ट टॉपिक है पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। अंग्रेज़ों के आने का पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, कोई पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन है भी या नहीं है? तो पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज़। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के आने का एक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन है कि उन्होंने हमारे देश में रेलवेज़ का इंट्रोडक्शन किया। रेलवेज़ के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ कि हमारे देश में लॉन्ग डिस्टेंस जो जर्नी है वो हम आसानी से कर पाते थे। दूसरा है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। आज हमारे देश के किसान अब जो है वो सामान बेचने के लिए, अनाजों को बेचने के लिए भी उगाते थे।
पहले क्या था, किसान केवल और केवल सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे ध्यान देता था। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि अनाज उगाएं, कंज्यूम किए, काम खत्म। अब हम क्या करते हैं, अनाज उगाते हैं, अपने लिए भी रख लेते हैं कंजम्पशन के लिए, जो सरप्लस होता है उसको मार्केट में बेच भी देते हैं। फिर है शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। हमारा देश जो है वो धीरे धीरे मॉनेटरी इकोनॉमी में शिफ्ट हो रहा था। मॉनेटरी इकोनॉमी में शिफ्ट होने का मतलब है कि पहले हमारे देश में जो बार्टर सिस्टम चलते थे, अब वो सारे सिस्टम ख़त्म हो गए, अब मॉनेटरी सिस्टम चल रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे रुपए, कैश जो है, कैश का भी इंट्रोडक्शन हमारे देश में अंग्रेज़ों ने ही किया था। ठीक है, कैश का मतलब जो नोट्स होते हैं, सिक्के तो पहले भी थे, नोट्स का भी इंट्रोडक्शन अंग्रेज़ों ने ही किया था। उसके बाद इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अंग्रेज़ों ने हमें, हमारे नेताओं को एक चीज़ सिखा दी कि आपको अगर देश चलाना है तो चलाना कैसे है। एडमिनिस्ट्रेशन करने का कला जो है वो हमारे देश के नेताओं ने अंग्रेज़ों से ही सीखा। और 5वां डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ डेवलपमेंट उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में किए, जैसे रोड्स बनाए, रेलवेज़ बनाए, तो उन्होंने कम से कम कुछ तो किया। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल नील बटा सन्नाटा, ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो किया उन्होंने। तो यही है आपके कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस। इसी के साथ आपका ये चैप्टर हो गया ख़त्म। आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, बार बार देखेंगे, आपका यह चैप्टर जो है वो ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।